So students, those who are preparing for PNB SO credit exam need to remember that you cannot only crack the PNB SO exam by reading whatever there in the books or whatever there in free study materials. You have to be a little serious because as an credit manager, you are going to be asked serious things in this exam because they want a person who can give them fast hour productivity. तो इसी रेंज में हमने बहुत सारे सेशंस आपके लिए किया हुआ है। मैराथन सेशंस जो आपका संडे को था, उसमें भी हमने बहुत सारे चीजों को कवर किया है, बैंकिंग के पूरे कॉन्सेप्ट्स। तो आज अकाउंटिंग की कुछ बेसिक कवर करेंगे जिससे आपको बैलेंस शीट एंड पीएनएल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में आसानी होगी। ठीक है, एज एन क्रेडिट मैनेजर you have to go through a lot of balance sheet and P&L statement in each month। तो अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकर नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा क्रेडिट ऑफिसर के एग्जाम में बैलेंस शीट के ऊपर क्वेश्चन आता है, P&L के ऊपर क्वेश्चन आता है, बेसिक अकाउंटिंग के कुछ जो प्रोसीजर और स्टैंडर्ड जो जार्गन्स हैं जो कि पॉपुलर है, एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी जानना चाहिए। ठीक है, वो आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे और उसी से क्वेश्चन आपके इंटरव्यूज में आते हैं। एंड आई अश्योर यू, आई बेट यू, आई गारंटी यू एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी ए गुड स्टार्टर ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। मतलब आपके पास प्रो लेवल का तो अकाउंटिंग नॉलेज नहीं होगा, बट एक स्टार्टर के लिए जितनी जरूरत है, एक नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट बैंकर्स के लिए जितनी जरूरत है, उतना आपको मालूम हो जाएगा इस छोटे से टाइनी सेशन में। 1 घंटे के इस सेशन में हम सब कुछ कवर करेंगे। बने रहिए तब तक। अगर आप हमारे इंटरव्यू कोर्स में के साथ अब तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लीजिए। और जो कि मैं अभी इसके बाद जो सेशन आ रहा है आगे, वो मतलब जो हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं उनके लिए उसका एक ग्लिम्स रहेगा। इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट सेशन अवेलेबल रहेगा, बहुत ही कॉमन लेमैन के टर्म में, ताकि कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं होगा अकाउंटिंग को समझने के लिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। यस, थैंक यू, थैंक यू। सो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर। So it is a very basic, every banker should know about the basic accountancy because you do a lot of audit in your bank. When you sanction loans for your customers, you need to check their P&L and balance sheet. You take their fund flow statement. So for that, knowing the basics of accountancy is a very much requirement. And so many of you are not commerce graduates. So for you, knowing the basics of accountancy कुड सर्व एज ए ब्रीदर। अगर आप बैंकिंग में काम करते हैं जो कि कॉमर्स का एक पार्ट है, अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं हैं, बहुत सारे बैंकर्स जो हैं कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं हैं फिर भी बहुत सक्सेसफुल बैंकर हैं, तो जो बेसिक चीजें हैं जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी हुआ, कंपनीज एक्ट हुआ, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी, ये सब कुछ चीजें जो है वो एक नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और without knowing accountancy you cannot judge a P&L or a balance sheet, so you cannot effectively assess the credit proposal of your customers. So it is a very much for a credit manager it is the basic or it is the foundation, knowing the basic of accountancy, the Indian accounting standards, etc. We'll be reading about Indian accounting standards in the next session, but today we'll be covering only the basics of accounting, right? Or accountancy basics. Okay, so yes, so accounting, let me hide myself from the screen because content important है, मैं आज important नहीं हूँ। I will be discussing with a layman term। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के लिए अकाउंटिंग नया होगा, तो चलिए अकाउंटिंग शुरू करते हैं और इसके बाद कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे जिससे आपके फंडा जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। Accounting is the process of recording, summarizing and analyzing the financial transactions of a business or individual. It involves tracking money that comes in and goes out. तो अकाउंटिंग क्या है? जो फिनेंशियल स्टेटमेंट कस्टमर का होता है या फिर कस्टमर का जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको समराइज करके, रिकॉर्ड करके, एनालाइज करके पेश किया जाए ताकि एक लेमैन भी समझ सके। ठीक है, जैसे क्या होता है जब बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे पीएम मोदी जी, जैसे दार्जिलिंग का भी आपका इशू हुआ। ठीक है, दार्जिलिंग में ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ,
पीएम, डू यू थिंक पीएम मोदी हैज अ लॉट ऑफ टाइम कि वो ट्विटर में देखते रहेंगे, न्यूज सुबह से शाम तक देखते रहेंगे? कभी न्यूज वाले बोलेंगे कि 9 लोग मर चुके हैं, कभी बोलेंगे 15 लोग मरे हुए हैं, कभी बोलेंगे कि नहीं कोई भी घायल नहीं है। तो क्या मोदी जी के पास इतना टाइम होगा एक एक न्यूज को एनालाइज करके, नोट डाउन करके फिर मीडिया के सामने आके बात करेंगे? नहीं, उनके पास उनके मीडिया एडवाइजर होंगे जो कि उनको समराइज करके, चीजों को रिकॉर्ड करके, उनके लिए न्यूज को देखकर, न्यूज को खंगाल कर उनको एक फाइनल पिक्चर देंगे और मोदी जी सीधा आएंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पे उनके जो मीडिया एडवाइजर हैं वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आपको एक बिजनेस के बारे में जानना है, ठीक है? आपको जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी का बिजनेस, आईडीबीआई का बिजनेस के बारे में जानना है, कितना बिजनेस करता है। क्या आप एक एक ब्रांच को विजिट करेंगे? कितना बिजनेस एक ब्रांच मैनेजर करता है? तो अगर एक ब्रांच मैनेजर इतना बिजनेस करता है तो कितने ब्रांचेस हैं उसको गुना करेंगे? ऐसा थोड़ी होता है। आप सीधा उसका बैलेंस शीट उठाकर दिखेंगे, देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उठाकर देखेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि साल में कितना कुछ एक्सपेंस हुआ, कितना असेट है, कितना लायबिलिटी है, कितना डिपॉजिट है, कितना नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट है, यानी कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कितना है। ये सब रिकॉर्ड होता है, समराइज होता है, ताकि एक पन्ना भी अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट का तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि माजरा क्या है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। ठीक है? तो अकाउंटिंग इज द इंटरप्रेटर और द समराइजर फॉर यू। द एंटायर ईयर्स profit, loss, transaction, business strategy, everything is summarized into one page, so that with just a single look you can judge the business of the company, how it is profitable or where it is heading, क्या इसका नुकसान होने का संभावना है, क्या है क्या नहीं। अगर आप एज ए क्रेडिट मैनेजर, क्योंकि अकाउंटिंग जो पढ़ेगा या तो वो क्रेडिट मैनेजर होगा या फिर रिस्क एनालाइजर होगा, ठीक है? तो क्रेडिट मैनेजर एक इफेक्टिव क्रेडिट डिसीजन बैलेंस शीट को देखकर कैसे ले पाए, इसीलिए अकाउंटिंग मेजर है। और आप बोलेंगे कि सर हम कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं है, बैंकिंग में तो लोन करना होता है, बस लोन का सैंक्शन कर दिया, या फिर ब्रांच बैंकिंग करना होता है, तो अकाउंटिंग हम क्यों पढ़ेंगे? इसीलिए जेआईआईबी में अकाउंटिंग का एक पूरा पेपर है, ठीक है? अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो जेआईबी वाले थोड़ी अकाउंटिंग रखते, क्योंकि जेआईबी में वो भी नॉन क्रेडिट वाले भी आकर बैठते हैं जेआईबी में। तो सबके लिए अकाउंटिंग जानना जरूरी है। विदाउट नोइंग द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग यू कैन नेवर बी ए क्रेडिट मैनेजर इन योर होल लाइफ। ठीक है? सो इट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग मनी दैट कम्स इन एंड गोज आउट। तब जब आपको फाइनल स्टेटमेंट अकाउंटिंग में प्रस्तुत किया जाता है आपके सामने, when it is being presented finally, before that the accountant or the chartered accountants go through rigorous analysis of the statement, stock statement, of every cash flow statement, everything. Okay, so they track how the money comes, cash inflow कैसे हो रहा है, and how the cash is being outflow. ठीक है? Creating a financial statement and ensuring that all financial activities are accurately documented. ठीक है? जब हम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करते हैं या फिर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर जब किसी स्टेटमेंट में होता है, इसका ये मतलब होता है, इतना भरोसा हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर होता है ताकि वो अगर 10 को 10,000 करके भी दे, हमें आंख बंद करके भरोसा करना पड़ता है। उसी बेसिस पर कोई अपना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले जाता है, कोई कंपनी, कोई बैंक अपना लोन का डिसीजन ले लेता है। ठीक है? सो दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ मच मनी इज बीइंग अर्न्ड, स्पेंट एंड सेव्ड एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजन क्या क्या हो सकता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, उस कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, उस कंपनी को लोन देंगे कि नहीं देंगे, एज ए बैंकर ये डिसीजन आपका होगा। वेल्थ मैनेजर्स का डिसीजन रहेगा कि उस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए कि ना किया जाए। सो दैट इज अकाउंटिंग। ठीक है? जब थ्योरी हम पढ़ते हैं तो बेसिक थोड़ा लंबा होता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझाया। सो अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ट्रैक्स मनी। ये देखिए सेम चीज को मैंने बुलेट पॉइंट में आपके लिए लिखा है, बस अगर आप ये वीडियो क्लास भी नहीं देखेंगे, सिर्फ पीडीएफ देखेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। ट्रैक्स मनी कमिंग इन, गोइंग आउट, creates a financial statement, ensures accurate documentation of financial activities, helps in understanding earnings, expenditure and savings, aids in making informed financial decision such as loaning and investing. ठीक है? ठीक है गाइस, आगे बढ़े।
ठीक है। सो अकाउंटिंग हैज मेनी डायलेक्ट्स और वेरिएशंस इन टर्मिनोलॉजी। डायलेक्ट्स क्या होता है? जैसे रीजनल लैंग्वेज होता है, एक रीजनल लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे डायलेक्ट्स होता है, मतलब छोटे छोटे मतलब सब रीजनल लैंग्वेजेस उसे कहते हैं, राइट। देखिए आप अगर हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में भी बहुत सारा वेरिएशंस है। जो हिंदी ईस्टर्न यूपी में बोला जाता है वो हिंदी नॉर्थ यूपी में नहीं बोला जाता, ठीक है, या वेस्टर्न यूपी में नहीं बोला जाता। कानपुर की हिंदी, लखनऊ की हिंदी, वाराणसी की हिंदी से अलग है होता है। कोई भोजपुरी बोलता है हिंदी का एक डायलेक्ट, कोई मैथिली बोलता है, कोई जैसे ग्वालियर साइड में बहुत शुद्ध हिंदी बोला जाता है। बोली मतलब बोलचाल अपने अपने तरीके से लोगों ने उसी लैंग्वेज को, उसी भाषा के लोगों ने उसको चेंज कर दिया है। सो उसी तरह से अकाउंटिंग में बहुत सारे डायलेक्ट्स होता है, या फिर लोगों के या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के सहूलियत के हिसाब से वो अपना अपना टर्मिनोलॉजी बना लेते हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। डिफरेंस इन टर्मिनोलॉजीज कैन कॉज कंफ्यूजन इन अकाउंटिंग थ्योरी। राइटर्स यूज डिफरेंट वर्ड्स फॉर द सेम कॉन्सेप्ट लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है। बेसिक रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, लॉजिक, ट्रेडिशन एंड नेसेसरी। तो अच्छा, आप बोलेंगे कि सर अगर इतना कंफ्यूजिंग है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसीलिए एक और चीज आया है जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, उसे कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ताकि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को पूरे दुनिया में फॉलो किया जाता है, उसको इंडिया में इंड आईएएस कहते हैं, इंड एएस कहते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। और एक आईएफआरएस होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सो डोंट पैनिक, बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। आज तो पहला क्लास है, कल परसों भी सेशन रहेगा, ताकि आपके फंडा जो है क्लियर करना मेरा काम है और मैं करूंगा। इफ यूर फंडाज आर क्लियर, nobody can stop you cracking the exam. Okay, fundamental concepts and assumptions underpin financial accounting theories and practice. These concepts are as general guidelines for all accounting practices agreed upon professionals. So उसे हम accounting standard कहेंगे, जिन concepts को हर किसी ने मान लिया है, एक ही तरह से statement को present करेंगे, ठीक है। So there are some basic accounting concepts, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जानना, बेसिक चीजें हैं, आप जानिए पहले, बाद में मैं को रिजल्व करूंगा, मुझे पता है आप सबका बहुत कोरीज है, ठीक है। एट द रिकॉर्डिंग स्टेज, कॉस्ट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कंसेप्ट, ये सब पढ़ेंगे हम। कॉस्ट कंसेप्ट क्या है, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं। पहले आपको टफ लगता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, थैंक यू पूर्वी, सही कहा बोल रहे हो। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस क्या है? मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोला, मैंने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस एक इंसान होता है, बिजनेस एक एंटिटी होता है, वैसे जिंदा तो नहीं होता है बट आर्टिफिशियल एंटिटी होता है, एआई नहीं एई होता है, मतलब आर्टिफिशियल एंटिटी, उसका अपना एक वजूद होता है, उसका एक अपना पैदाइश होता है, और उसका एक अपना डेथ सेंटेंस होता है या फिर डेथ डेट होता है। पैदाइश क्या है? द डेट ऑफ कमेंसमेंट, जब से बिजनेस शुरू किया उसको हम उसका उसका बोलेंगे क्या? डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट क्या है एक कंपनी का? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ ए कंपनी, ठीक है। 6% जो जीडीपी होता है वो किसका रहता है? अरे 6% जीडीपी ग्रोथ रहता है, प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस ईयर 6% जीडीपी बढ़ता है, ठीक है। तो जो बिजनेस एंटिटी है वो आपसे बिल्कुल अलग है। अगर आपने बिजनेस शुरू किया है तो इसीलिए बोलते हैं कंपनी किसी के बाप का नहीं होता, जो ओनर भी है उसके बाप का भी नहीं होता है कंपनी, क्योंकि ओनर भी एक स्टेक होल्डर होता है, एक शेयर होल्डर होता है, ओनर कंपनी नहीं होता है। कंपनी और ओनर अलग अलग चीज होते हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस नहीं है, मुकेश अंबानी अंबानी रिलायंस नहीं है, ठीक है। जैसे आपने एक चर्चित नाम सुना होगा, अश्नीर ग्रोवर का नाम आपने सुना है? अश्नीर ग्रोवर का नाम आपने सुना है? शार्क टैंक वाले, उन्होंने कौन सा कंपनी खड़ा किया था? उन्होंने कौन सा कंपनी बनाया था बड़े मेहनत से, जो कि अपने यूट्यूब चैनल पर आकर या फिर प्रोग्राम्स में आकर वो बोलते थे कि मैं करोड़ों का धंधा दिन में बैठ के बनाता हूं, मैं तो घंटों में करोड़ों का धंधा, 1000 करोड़ का धंधा एक दिन में बना देता हूं। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बड़े चाव से, बड़े चाव से
भारत पे बनाया था उन्होंने, बिल्कुल भारत पे बनाया था। और आके बड़े डिंगे मार रहे थे कि मैंने इतना बड़ा कंपनी बना लिया। फिर क्या हुआ, वो शार्क टैंक का सीजन खत्म हुआ, उनको भारत पे से बड़ी बेइज्जत करके, बड़ी बेआबरू से निकाल दिया गया। हालांकि वो होंगे अच्छे आदमी, उनके बारे में मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है, ठीक है। क्यों निकाल दिया भाई, कंपनी तो वो खुद थे, अपनी बीवी को कंपनी के प्रॉफिट से ऑर्नामेंट्स खरीदने के लिए पैसा देते थे, क्या दिक्कत है भाई, बिजनेस तो बंदे ने खुद बनाया था। अपने बीवी को नहीं दे सकता शॉपिंग करने के लिए पैसा अपने बिजनेस के अकाउंट से, भाई नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। कंपनी किसी का नहीं है, उसका नहीं है, ठीक है। कंपनी से अगर जाएगा, किसी एक हेड से जाएगा, कोई एक्सपेंस के वजह से जाएगा, कोई कंपनी में काम करेगा तो उसके रेमुनरेशन के हिसाब से जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो ऐसे ही पैसा दे देंगे। समझ में आ रही है बात? इट्स ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ओनर ने शुरू किया है, मेहनत किया है, तो ओनर का कैपिटल है, प्रॉफिट में शेयर है, कंपनी उसका पूरा नहीं हो जाता। विड्रॉल्स बाय ओनर आर रिकॉर्डेड सेपरेटली फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। प्रॉफिट्स इंक्रीज लायबिलिटीज टू ओनर्स व्हाइल लॉसेस डिक्रीज देम, showing as assets. Business performance is measured its revenues एंड एक्सपेंसेस। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में है, ठीक है। देखिए, आपने एमडीएच मसाले में इनका आड़ तो देखा हुआ है, ये एमडीएच मसाले के फाउंडर्स थे, ठीक है। हालांकि इनके पिताजी ने शुरू किया था, फिर इन्होंने उसको ऑपरेट किया, इनके पिताजी ने पाकिस्तान में शुरू किया था, तो फिर पार्टीशन हुआ, वो फिर इंडिया में आके फिर अब उन्होंने शुरू किया। तो ये एमडीएच मसाला मतलब ये जो नाना जी हैं यही थे, राइट। वो हर एक आड़ में भी खुद आते थे, उनको किसी फिल्म स्टार को लेने की जरूरत नहीं था, सब कुछ था, ठीक है। एमडीएच एंड ही आर सिनोनिम टू ईच अदर, उन्हीं के नाम पर भी कंपनी था। इनका डेथ हो गया, क्या एमडीएच मसाला बंद हो गया? क्या एमडीएच मसाला बंद हो गया? नहीं बंद हुआ, राइट, बिकॉज इट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। तो बिजनेस जो है उसका परपेचुअल सक्सेशन चलता है, यानी कि फाउंडर का भी डेथ हो जाए तो बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि कोई और आएगा, कोई और जाएगा तो फिर कोई और आएगा, फिर कोई और मर जाएगा तो फिर कोई और आएगा। अश्विनी ग्रोवर चले गए तो रजनीश कुमार जी आए थे एसबीआई से संभालने के लिए बिजनेस, तो उन्होंने संभाल लिया, ठीक है। Company exists despite the death, retirement, bankruptcy, insolvency, insanity, or change in membership of an existing owner or existing business. ठीक है? Realization concept, revenue recognition concept dictates revenue is realized when legal ownership transfers to the buyer. Only actual sales are recognized. Future income or goods on approval are not included. Revenue is recorded when the sale process is complete or nearly complete. Dual aspect concept states each transaction impacts two accounts, one debit and one credit. This concept forms the basis of accounting equation asset is equal to liabilities plus owner's equity. तो एक चीज घटता है तो दूसरा चीज बढ़ता है। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे, आपका लॉस हो रहा है, आपका लॉस हुआ शेयर मार्केट में। जब आपका लॉस हुआ, क्या वो जो डिमार्ट अकाउंट आपको प्रोवाइड करता है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, जीरोधा एटसेट्रा, ठीक है, क्या पैसा आपका वो खा जाते हैं? क्या एनएससी बीएससी आपका पैसा खा जाता है? आपका लॉस हुआ आज लाखों में, क्या ये पैसा किसने खाया? कोई नहीं खाया। एक आदमी का प्रॉफिट हुआ, एक का लॉस हुआ, ठीक है। एक का लॉस हुआ, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, ठीक है। कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है तो कहीं पे बहुत ज्यादा धूप है। तो उसी तरह से जब अकाउंटिंग होगा तो कहीं पे माइनस होगा तो कहीं पे प्लस होगा। लायबिलिटी बढ़ेगा तो एसेट से आपको माइनस कर, डेबिट साइड में भी दिखाना पड़ेगा एसेट माइनस हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो प्लस माइनस इज इक्वल टू जीरो जब बैलेंस शीट आता है, उसको बैलेंस शीट इसीलिए कहते हैं। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड एट द एंड दोनों सेम होता है, ठीक है, जितना आता है उतना जाता है। मैंने आज 1 लाख का एक घड़ी खरीदा, कल तक मेरे पास 1 लाख कैश में था, आज मैंने 1 लाख का घड़ी खरीद लिया, तो क्या हुआ, मेरे अकाउंट से 1 लाख निकला और 1 लाख का घड़ी आ गया, ठीक है। मेरा वेल्थ तो सेम रहा ना, मेरा वेल्थ तो सेम ही रहा ना भाई।
Getting my point? Getting my point? Historical records concept focuses on recording transactions that have already occurred. ठीक है, transactions are documented based on actual past events, providing a date-wise historical account. ठीक है, yes के सूरज. Future transactions are not recorded due to uncertainty or measurement challenges. ठीक है, डुअल कंसेप्ट मतलब एक साइड से डेबिट होगा तो दूसरे साइड से क्रेडिट होगा. बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. गोइंग कंसर्न concept assumes the business will operate indefinitely influencing transaction recording. तो आपको आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग को ऑनगोइंग रखना होगा, क्योंकि हमें जब कोई बिजनेस शुरू करता है वो ये मान के नहीं चलता कि मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा. वो ये मान के चलता है कि सदियों तक मेरा बिजनेस चलता रहेगा और मैं, मेरा बेटा, उसका बेटा या फिर मेरे कंपनी के डायरेक्टर और कोई डायरेक्टर अपॉइंट होगा और कंपनी चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. उसी चीज को गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं. बहुत इजी चीजें हैं, मैं बहुत लेमैन के टर्म्स में ही समझा रहा हूं, तो कोई भी नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट है बिल्कुल समझ जाएगा. ठीक है. अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. अकाउंटिंग assumes a business operate indefinitely necessitating a periodic financial reporting. तो क्या है कि मैं समय हूं. क्या बोल रहा है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? कि मैं समय हूं. महाभारत में आपने सुना होगा कि मैं समय हूं, सदा चलता रहूंगा, सदैव के लिए मैं हूं, मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा. बट तो क्या ये सदैव चलता रहता समय के साथ हम अपने अकाउंटिंग को एक फ्लोटिंग स्टेटमेंट में बताएंगे? मतलब 10 साल का मतलब आपको बोलेंगे कि भाई आपका प्रॉफिट क्या है, आप पूरे 10 साल का प्रॉफिट मुझे एक साथ बताओगे. मैं आपको पूछूंगा कि भाई आपका सैलरी कितना है, आप बोलोगे सर 1 करोड़. बस चेहरे से तो नहीं लग रहे हो कि 1 करोड़. फिर पूछूंगा भाई तुम तो 1 करोड़ सैलरी वाले नहीं लग रहे हो, क्योंकि हाथ में रोलेक्स होना चाहिए था, साइड में रोल्स रॉयस होना चाहिए था, कुछ नहीं दिख रहा है. फिर बोलोगे कि नहीं सर 1 करोड़ आज तक मैंने लास्ट 5 साल में कमाया है. ठीक है, मुझे पूरे पूरे युग की सैलरी बतानी नहीं है. ठीक है, मैंने सिर्फ महीने भर का पूछा था. जब किसी को सैलरी पूछा जाता है तो लोग महीने भर का सैलरी के बारे में बात करते हैं. जब किसी को सीटीसी पूछा जाता है तब आप मुझे क्या बोलोगे? सर 50 करोड़ मेरा सीटीसी है, पूरे पीरियड में, पूरे 30 साल काम करने पर मुझे 50 करोड़ बैंक देगा. थोड़ी ऐसे बोलोगे. सीटीसी मतलब पर annum आपको कितना मिलता है. बिजनेस को हम बोलेंगे कि भाई आपका प्रॉफिट कितना है, या तो वो क्वार्टरली बताएगा या तो फिर वो एनुअली बताएगा. जनरली एनुअली वाला ही हम मान लेते हैं. ठीक है, तो एक पीरियोडिक रिजल्ट, पीरियोडिक कंसेप्ट होगा, यानी कि या तो एनुअल होगा. अगर एनुअल होगा तो फाइनेंशियल ईयर इंडिया में शुरू होगा 1 अप्रैल से और खत्म होगा 31 मार्च को. आपको अगर अपना अकाउंटिंग रिपोर्ट देना है तो आपको इन्हीं पीरियोडिक स्टैंडर्ड्स को मानकर चलना पड़ेगा. ठीक है. Main conventions of accounting. Financial record must transparently reveal all business activities. No secret reserves. Everything of significance is disclosed to stakeholders. ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग में हम इस साल का डाटा नहीं दिखाकर नेक्स्ट ईयर का डाटा दिखाएंगे या फिर 2-3 साल हम चुप बैठ जाएंगे. ऐसा होता है तो कंपनी को शेयर मार्केट से डीलिस्ट कर लिया जाता है. आप जाके न्यूज सर्च करिए. एक कंपनी है ब्राइट कम ग्रुप, वो 2 साल से अपना 2 साल से या 4-5 क्वार्टर से अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं करवाया है, डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है स्टॉक एक्सचेंज को. इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज ने बोला है कि आपको धक्का मार के स्टॉक एक्सचेंज से हम निकाल देंगे. न्यूज जाके चेक कर लीजिए. तो उसको है मेन कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग. मतलब आपको सारे ट्रांसपेरेंसी रिवील करने होंगे. ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा रिकॉर्ड, कोई छुपा हुआ चीज नहीं रह सकता. आप बोलेंगे कि इस बार मैं लॉस दिखाऊंगा तो मेरे शेयर प्राइस डूब जाएगा, मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भाग जाएंगे, तो मैं तो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट कर ही लूंगा. तो इस साल नहीं दिखाते हैं भाई, ऐसा नहीं होता है. आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना डिटेल शेयर करने होते हैं स्टेक होल्डर के सामने. स्पेशली अगर आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं तो पूरा हर एक क्वार्टर का रिजल्ट आपको रिलीज करना होगा और पीरियोडिकली भी करना होगा, डिले नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है बात?
कितना बड़ा डर था आपके मन में कि अकाउंटिंग में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत कुछ है अकाउंटिंग में, घबरा जाते थे। भाई अगर चीजों को आसान शब्दों में पढ़ा जाए, चीजों को अगर माइन्यूटली पढ़ा जाए और उसको डिवाइड करके पार्टिकल्स के साथ पढ़ा जाए, तो कुछ भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि अकाउंटिंग आपने नहीं पढ़ा है, आप कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं थे, कुछ और पढ़ते थे। तो अगर आप पढ़ते तो इसी तरह से ही पढ़ लेते। आपका कोई मतलब दोज हु रीड अकाउंटिंग आर पीपुल लाइक यू ओनली। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कोई रोबोट तो अकाउंटिंग नहीं पढ़ता है, आप और हम ही पढ़ते हैं। तो आपने अकाउंटिंग चूज नहीं किया था, नहीं, जरूरत नहीं था, आप आर्ट्स पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे, बीटेक करते थे, तो ठीक है, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, मास्टर ऑफ एवरीथिंग आपको बनना नहीं है, हर चीज में मास्टर तो बनना नहीं है। तो कम से कम बैंकिंग बोलता है कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाइए, दैट्स एनफ फॉर अस। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ओके। इंडियन कंपनीज एक्ट मैंडेट्स डिस्क्लोजर ऑफ क्रूशियल इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और लॉ भी स्पेसिफाई करता है कि आपको बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में स्पेसिफिक लॉ के हिसाब से स्पेसिफिक चीजों को टाइमली डिस्क्लोज करना होगा। ठीक है, ओके। मैटेरियलिटी का कंसेप्ट, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल डिक्टेट्स रिकॉर्डिंग ऑफ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन वैल्यू एंड स्पेसिफिक बिजनेस concept. Minor items like paisa are not recorded here. Accountants omit separate recording of trivial items for efficiency. In Ind AS मतलब Indian Accounting Standard 1 permits non separation of immaterial items of different nature of function. जो इमैटेरियल है आप कुछ चीजों को हटा सकते हैं, मगर जो क्रूशियल मटेरियल इंफॉर्मेशन है उनको आप हाइड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए। अच्छा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस प्रिंसिपल mandates accounting for potential losses and ignoring unconfirmed profits. Establish provisions for uncertain receivables. Set aside a contingency reserves for unforeseen liabilities. Inventory is recorded at whichever is lower cost or current market value. Joint life policies are valued at their surrender value in the balance sheet. तो ठीक है, कुछ कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म का, मतलब कंजर्वेटिज्म में हम कम करके आंकते हैं चीजें को। ठीक है, कुछ लोग कंजर्वेटिव होते हैं, वो बड़े बड़े बातें नहीं करते, वो ग्राउंडेड रहते हैं। तो इसीलिए अकाउंटिंग भी बोलता है कि बड़ा बड़ा प्रोजेक्शंस, बड़ी बड़ी बातें आप छोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब बहुत शांत चित होकर चीजों को वर्स्ट कंडीशन में आकी है। एज ए मैनेजर व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी? प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। उसी तरह से आप वर्स्ट सिचुएशन को नजर में रखकर हमेशा काम करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट नहीं हुआ है। अभी देखिए मेरा शेयर मार्केट में आज क्या है, 50 लाख प्रॉफिट दिखा रहा है। मैंने सेल नहीं किया है बट दिखा रहा है। हो सकता है आपका जब एग्जिट पोल आया था 3 जून को, शेयर मार्केट में आपका प्रॉफिट दिखा रहा होगा, उस दिन बहुत शेयर जूम किया था, आपका प्रॉफिट दिखा रहा होगा 10 लाख। और आपने क्या किया, सीधा जाके कार बुक कर लिया 10 लाख का। कौन सा कार आता है 10 लाख में? पहुंच आ जाएगा आपका टाटा वाला, ठीक है, वेन्यू आ जाएगा, तो आपने कार बुक कर लिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या हुआ, मार्केट क्रैश कर गया। 10 लाख प्रॉफिट हो रहा था, अभी 10 लाख नुकसान हो गया। कार वाला गाड़ी लेके आपके घर के सामने खड़ा है और आपके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है। सो यू शुड नॉट डू लाइक दैट। जब तक प्रॉफिट कंफर्म नहीं है उस फंड का एलोकेशन ही मत करिए। ठीक है, एस्टैब्लिश प्रोविजंस फॉर अनसर्टेन रिसीवेबल्स, यही कार वाला बात है। मुझे मिलने वाला है शेयर मार्केट से 10 लाख, मैंने खरीद लिया कार, लोगों को फेसबुक में डाल दिया कि मैं कल कार ले रहा हूं। विश नहीं करोगे हमें? लिख दिया हमने फेसबुक में, क्या हो जाएगा फिर? दोस्त पूछेंगे भाई कार कहाँ गया? आप बोलोगे कि शेयर मार्केट में लॉस हो गया। भाई किसकी गलती थी? थोड़ी आपके फॉलोअर्स की गलती थी, आपके फ्रेंड्स की थोड़ी गलती थी। ठीक है, तो सेट असाइड ए कॉन्टिजेंसी रिजर्व फॉर अनफोर्सिन लायबिलिटीज। तो आप बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। जब कार लेने के लिए जा रहे हैं, सबको बोल बोल दिया आस पड़ोस में, अब नुकसान हो गया, क्या करोगे? इतना तो आप बेइज्जती नहीं सह पाओगे। ठीक है, फिर आसपास वाले बोलेंगे कि गजब बेइज्जती है यार, वो जो मीम चलता है। तो आप क्या करेंगे? अपना एक कंटीजेंसी रिजर्व रखे होंगे,
तो पैसा उठा के अपना इज्जत बचाने के लिए आप कार खरीद लेंगे। ठीक है। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी मतलब जहाँ पे आपके फिनिश्ड गुड का रिजर्व आप रखते हैं, उस वहां से वेयर हाउस में जाता है और सेल होता है। तब इन्वेंटरी में सामान पड़ा हुआ है, तो आपको पता है कि इन्वेंटरी में 100 करोड़ पड़ा हुआ है, 100 करोड़ का सामान पड़ा हुआ है। तो आप मानकर चल रहे हैं कि 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा मुझे, 100 करोड़ का भी सेल होगा, तो उसी हिसाब से आपने अपने का प्लानिंग कर लिया। अचानक से कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया और प्राइस ड्रॉप हो गया, आधा हो गया प्राइस, मतलब 50 करोड़। तो आपको क्या करना होगा, मार्केट वैल्यू के हिसाब से या फिर आपके प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से ही इन्वेंटरी कॉस्ट को मैनेज करना होगा, उसको आंकना होगा। उसी के हिसाब से जो भी व्हिचएवर इज लोअर, जो सबसे लोअर होगा उसी को ही आपको कैलकुलेट करना होगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसीज आर वैल्यूड एट देयर सरेंडर वैल्यू। कुछ लाइफ पॉलिसीज हैं, ठीक है, सरेंडर वैल्यू के हिसाब से करेंगे, नहीं तो जो LIC के पॉलिसी है उसमें एडिशनल बोनस मिलता है, जो कि लॉयल्टी बोनस होता है। आप 10 साल तक स्टिक करेंगे तब जाके मिलता है, तो उस चीजों को काउंट नहीं करना चाहिए। तो ये कंजर्वेटिज्म का एक रूल है। ठीक है। तो दिस इज फाइनल अकाउंटिंग। क्या आपको लगा इस सेशन के बाद कि अकाउंटिंग मुश्किल है? क्या आपको लगा इस सेशन के बाद कि अकाउंटिंग मुश्किल है आपके लिए? नहीं ना? Accounting quantifies transactions monetarily adhering to specific concepts, conventions and principles। ठीक है। तो बाकी MC एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगा। प्लीज कवर दिस PDF, मैंने एप्लीकेशन में तो सेशन के बाद अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ नॉलेजिस्ट। सो थैंक यू अगेन। सो नेक्स्ट सेशन है, इसलिए मैं सेशन को यहीं पे बंद करता हूँ। होप दिस सेशन इज यूजफुल फॉर यू। मैंने पूरे लेमैन के टर्म में बताया है। ठीक है। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर।